हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीमित साझेदारी यानी लिमिटेड पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। कल हमने साझेदारी का अर्थ, परिभाषाएं एवं इनके भेद के बारे में जाना था। ये आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यावसायिक संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सीमित साझेदारी। जिस साझेदारी संस्था में कुछ साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा दी गई पूंजी की सीमा तक ही सीमित होता है, सीमित साझेदारी कहलाती है। इस प्रकार की साझेदारी का उद्गम उन व्यक्तियों के प्रोत्साहन के लिए हुआ है जो असीमित दायित्व स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। भारत में इस प्रकार की साझेदारी का विधान द्वारा प्रचलन नहीं है। यह साझेदारी प्रायः सामान्य विधि पर निर्भर करती है। सामान्य विधि के अनुसार साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। देखते हैं सीमित साझेदारी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप। अंग्रेजी सीमित साझेदारी विधान 1907 के अनुसार इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। सीमित साझेदारी वह है जिसमें एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति साधारण साझेदार हों जिनका दायित्व असीमित हो, तथा एक अथवा एक से अधिक साझेदार ऐसे अवश्य हों जिनका दायित्व उनके द्वारा व्यवसाय में दिए गए धन तक ही सीमित हो। सीमित साझेदारी की विशेषताएं देखते हैं। इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं, साधारण अथवा क्रियाशील साझेदार जिनका दायित्व असीमित होता है तथा व्यवसाय के संचालन में भाग लेने और पुस्तकों एवं खातों तक पहुंचने का पूर्ण अधिकार होता है। वहीं सीमित साझेदार जिनका दायित्व उनके द्वारा व्यवसाय में लगाए गए धन तक सीमित होता है और वे व्यवसाय के साधारण संचालन में भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार की संस्थाओं की रजिस्ट्री यानी पंजीयन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र देते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है कि किन साझेदारों का दायित्व असीमित तथा किन का सीमित है। इसमें कम से कम एक साधारण साझेदार जिसका दायित्व असीमित हो तथा एक सीमित साझेदार का होना आवश्यक है। सीमित साझेदार की पूंजी नकद तथा पूर्णतः होनी चाहिए। एक सीमित साझेदार अपने कार्यों से संस्था को बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि वह संस्था के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं कर सकता। साझेदारी संस्था का अंत सीमित साझेदार की मृत्यु, पागलपन अथवा दिवालियापन होने से नहीं होता है। सीमित साझेदार साझेदारी में सक्रिय भाग नहीं ले सकता क्योंकि ऐसा करने से उसकी गिनती साझेदारों में की जाएगी। वह निष्क्रिय साझेदार होता है। संस्था की दृष्टि से सामान्य तथा सीमित साझेदार में कोई अंतर नहीं होता है। सीमित साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से अपना हित दूसरों को हस्तांतरित कर सकता है। साधारणतः सीमित साझेदार को साधारण साझेदार की अपेक्षा अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। आगे देखते हैं साझेदारी का मूल्यांकन अथवा लाभ, इवैल्यूएशन और एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। व्यावसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप मध्य वर्गीय व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम कहा जाता है क्योंकि ना तो एकाकी व्यापारी की भांति इसका क्षेत्र सीमित है और न कंपनी की भांति अत्यधिक व्यापक है। अपनी इस स्थिति के कारण यह विश्व के प्रायः सभी देशों में लोकप्रिय है। साझेदारी के लाभ तीन प्रकार से निम्नलिखित किए गए हैं: वैधानिक लाभ, आर्थिक लाभ, प्रबंधकीय लाभ। देखते हैं वैधानिक लाभ। इसके अंदर सुगमता से स्थापना की जाती है। एकाकी व्यापारी के समान
साझेदारी व्यवसाय को स्थापित करने के किसी भी प्रकार की कानूनी अथवा वैधानिक औपचारिकताओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके निर्माण अथवा स्थापना में प्रारंभिक व्यय भी अधिक नहीं होते हैं। व्यापार चलाने के लिए दो व्यक्ति आपस में समझौता करके इसे प्रारंभ कर सकते हैं। पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी का पंजीयन कर अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है। अतः यदि साझेदार यह समझे कि फर्म का पंजीयन कराना उनके हित में है तो उसकी पंजीयन करा सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके विपरीत कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य है। अवयस्क के हितों को वैधानिक सुरक्षा। यद्यपि किसी साझेदार व्यवसाय में अवयस्क को साझेदार नहीं बनाया जा सकता है, परंतु सभी साझेदारों की सहमति से केवल लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है। साझेदारी में अवयस्क के हितों की रक्षा कानून द्वारा की जाती है और वयस्क होने की अवस्था तक उसका दायित्व सीमित रहता है। सुगमता से अंत। साझेदारी का एक प्रमुख लाभ यह भी है कि इसका अंत भी सुगमता से किया जा सकता है। सुगमता से व्यवसाय में परिवर्तन। साझेदार जब चाहें तब आवश्यकता अनुसार साझेदारों की सर्वसम्मति से व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई वैधानिक औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं आर्थिक लाभ। ऋण लेने में सुविधा। प्रत्येक साझेदार का असीमित दायित्व तथा फर्म के कार्यों के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होने के कारण प्रत्येक साझेदार की साख बनी रहती है। ऋणदाता किसी भी साझेदार की निजी संपत्ति से धन वसूल कर सकता है। अतः अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की अपेक्षा साझेदारी में ऋण सुविधा से प्राप्त हो जाता है। अधिक प्रेरणा। साझेदारों में यह विश्वास कि वे ही संपूर्ण लाभ के भाजक और हानि के सहनकर्ता होंगे उन्हें अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। उनका यह संकल्प होता है कि जीवित रहेंगे भी तो एक साथ और मरेंगे भी तो एक साथ। अधिक जोखिम वाले व्यवसायियों के लिए श्रेष्ठ संगठन। एक सामान्य कहावत है कि जितनी अधिक जोखिम होगी उतना ही अधिक लाभ होगा। यह कथन एक कटु सत्य होते हुए भी लोगों को अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित नहीं करता है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की जोखिम सहन करने की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि लाभ की भांति हानि का भी साझेदार आपस में बंटवारा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जोखिम में कमी हो जाती है। आय की दर। आयकर की कम दर। साझेदारी में कंपनी की तुलना में कम दर से आयकर देना पड़ता है। आयकर विभाग द्वारा पंजीयन हो जाने पर कर भार में और भी कमी हो जाती है। आगे देखते हैं प्रबंधकीय लाभ। प्रबंध में कुशलता एवं विशिष्टीकरण। साझेदारी के प्रबंध में अपेक्षाकृत अधिक कुशलता एवं मितव्ययिता रहती है। इसका कारण यह है कि साझेदारी में समस्त साझेदार संचालन में भाग लेते हैं, अतः कार्यों का विभाजन साझेदारों के मध्य उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जा सकता है, जिससे साझेदारी की कुशलता में वृद्धि होती है। इस प्रकार फर्म को प्रबंध में विशिष्टीकरण के लाभों का अनुभव होने लगता है। लोचदार संस्था। साझेदार एक लोचदार संस्था है क्योंकि इसके उद्देश्य सदस्यता और पूंजी परिस्थितियों के अनुसार
घटाई तथा बढ़ाई जा सकती है। इसके विपरीत कंपनी में ऐसा परिवर्तन केवल विशेष अवस्थाओं में ही संभव है। यही नहीं, बिना किसी वैधानिक औपचारिकता के भी व्यवसायों में सरलता से परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके विपरीत संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में इस प्रकार का परिवर्तन करना अत्यधिक कठिन होता है। आइए आगे देखते हैं साझेदारी के दोष अथवा हानियाँ, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। जहाँ एक ओर साझेदारी के अनेक लाभ हैं, वहीं दूसरी ओर इसके कई दोष भी हैं। इसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे वैधानिक दोष, आर्थिक दोष, प्रबंधकीय दोष। वैधानिक दोष में जीवन एवं अस्तित्व का अनिश्चित होना, हित हस्तांतरण में कठिनाई आना, साझेदारी की समाप्ति पर एवं बाद में भी दायित्व होना। इसके कुछ आर्थिक दोष देखते हैं। पूंजी के सीमित साधन, साख की सीमितता, अपव्यय। प्रबंधकीय दोष देखते हैं। सदैव संघर्ष और मतभेद की संभावना, असीमित उत्तरदायित्व के दोषों का होना, संचालन में शिथिलता का व्यय, शीघ्र निर्णय का अभाव, आपसी फूट के दुष्परिणाम, बड़ी व्यावसायिक योजनाओं के लिए अनुपयुक्त, गोपनीयता से संदेह का जन्म, आवश्यक गुणों का अभाव। कह सकते हैं साझेदारी के लाभों तथा दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद हम साझेदारी उस दशा में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जबकि व्यवसाय का आकार मध्यम श्रेणी का हो तथा साझेदारों में परस्पर सहकारिता एवं सद्भावना विद्यमान हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।